हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर वाई स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, इसके अलावा खेल और कंप्यूटर, इन सभी विषयों के 10-10 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंडियन इकोनॉमी के 10 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, फिर खेल और फिर कंप्यूटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है या मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका एक प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, अमीर एवं गरीब का सहअस्तित्व या छोटे और बड़े उद्योगों का सहअस्तित्व? तो दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख अभिप्राय है वो सरकारी एवं निजी क्षेत्र के सहअस्तित्व से है, इसलिए ऑप्शन वी इज राइट। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाते हैं, और भारतीय अर्थव्यवस्था इसका एक प्रमुख मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। बताना है कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती किस रूप में होती है? पिछड़े राष्ट्र के रूप में, विकसित राष्ट्र के रूप में, विकासशील राष्ट्र के रूप में या फिर अर्धविकसित राष्ट्र के रूप में? तो दोस्तों, हमारे भारत की आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से जो गिनती होती है वो विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती विकासशील राष्ट्र के रूप में हो रही है। विकासशील देश वह देश होते हैं जो कि आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरण से गुजर रही है, जहाँ लोगों की प्रति आय कम होती है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र? अर्थात इसमें पूछा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दे रहा है? दोस्तों, जो तृतीय क्षेत्र है वो भारत की सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा का क्षेत्र सकल घरेलू उत्पादन में सर्वाधिक योगदान है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्तमान कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन जीबीए में कृषि एवं संबंध क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र का योगदान क्रमशः 16.5%, 29.6% तथा 55% है। नेक्स्ट प्रश्न, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, बताना है कि बंद अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? मुद्रास्फीति पूर्णतः नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है या ना तो निर्यात होता है ना आयात होता है? तो दोस्तों, आपको जैसे कि नाम से ही पता चल रहा होगा कि बंद अर्थव्यवस्था अर्थात बंद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है इसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो एक बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है जहां वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात नहीं होता है, जिसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर है और बाहरी अर्थशास्त्र से कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं है। ऐसी अर्थव्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य देश की सीमा के भीतर सभी घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करना है। नेक्स्ट प्रश्न, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? तो दोस्तों, अगर किसी भी शेष देश से, शेष विश्व से संबंध नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो एक बंद अर्थव्यवस्था होगी, इसलिए यहाँ ना तो समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी, या न मुक्त अर्थव्यवस्था होगी, न मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, जबकि ऑप्शन वी इज राइट। डिटेल्स में पढ़े तो एक बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है जहां वस्तुओं और सेवाओं का आयात तो निर्यात नहीं होता है, जिसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर है और बाहरी अर्थशास्त्र से कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं है। ऐसी अर्थव्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य देश की सीमा के भीतर सभी घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करना मात्र है। नेक्स्ट प्रश्न, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, अर्थात हम भारत को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? एक खाद की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे भारत में जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिस कारण लोगों को अधिक श्रम करना पड़ रहा है अपना पेट पालने के लिए, इसलिए यहाँ पर हम भारत को केवल और केवल एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। मेरे द्वारा ऑप्शन बी इज राइट। हाँ, यस राइट। भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण ही इसे एक श्रम आधिक्य वाली जनसंख्या अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार के आकार पर, उपरोक्त सभी पर? दोस्तों, आपको पता होगा किसी देश का आर्थिक विकास है वो प्राकृतिक संसाधनों पर भी निर्भर करता है, पूंजी निर्माण पर भी निर्भर करेगा और बाजार के आकार पर भी निर्भर करेगा, इसलिए यहाँ तीनों सही है, इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इज राइट। किसी देश का आर्थिक विकास विकास के चार पहियों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न, वैश्वीकरण का अर्थ है, बताना है कि वैश्वीकरण जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, अर्थव्यवस्था का एकीकरण, मतलब इसका अर्थ अर्थव्यवस्था का एकीकरण है या वित्तीय बाजार का एकीकरण है, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण है, या फिर अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण है? दोस्तों, वैश्वीकरण का जो अर्थ होता है वो केवल और केवल घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। यह प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन है। वैश्वीकरण का उपयोग अक्सर आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में किया जाता है, अर्थात व्यापार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पूंजी प्रवाह, प्रवास और प्रौद्योगिकी के प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में एकीकरण।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये हमारी इंडियन इकोनॉमी का लास्ट प्रश्न है आज का। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है। बताना कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है। वैश्विक व्यापार गुटों की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, विश्व में एकल करेंसी लागू करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों हमारी वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है इससे अभिप्राय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करने से है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। यह प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन है। वैश्वीकरण का उपयोग अक्सर आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में किया जाता है, अर्थात व्यापार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पूंजी प्रवाह, प्रवास और प्रौद्योगिकी के प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में एकीकरण ही करना है। तो ये हुए इकोनॉमी के 10 क्वेश्चन। चलिए अब करते हैं हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इनके 10 क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो हमारी भारतीय संस्कृति के कुछ नायक थे, उन्हीं से रिलेटेड हम 10 प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। मलिक मोहम्मद जायसी ने, रस खान ने, अमीर खुसरो ने, या अमीर हसन ने। तो दोस्तों हिंदुस्तान का तोता जो कहा था वो अमीर खुसरो ने स्वयं को कहा था, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो स्वयं को तूती ए हिंद अथवा हिंदुस्तान का तोता कहता था। नेक्स्ट प्रश्न, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है पटियाला, कासगंज, कन्नौज या लखनऊ। तो दोस्तों अमीर खुसरो का जो जन्म स्थान है वो पटियाला में है। डिटेल्स में पढ़े तो इनका पूरा नाम जो था अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो, 1262 में इनका जन्म हुआ था, 1324 में मृत्यु। इनका जन्म पटियाला, कासगंज, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। ये 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। इनका जन्म परिवार कई पीढ़ियों से राजदरबार से संबंधित था। स्वयं अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। बताना है कि ये किसके शिष्य थे। सैफुद्दीन महमूद के, निजामुद्दीन औलिया के, असदुल्लाह बेग के, या मोइनुद्दीन चिश्ती के। दोस्तों अमीर खुसरो के जो गुरु थे वो निजामुद्दीन औलिया थे, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो 8 वर्ष की उम्र में वे प्रसिद्ध सूफी हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य बने। 16 से 17 साल की उम्र में वे अमीर खुसरो के घर शायरी पढ़ने लगे थे। नेक्स्ट प्रश्न, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। मोहम्मद हसन, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद खुसरो या मोहम्मद खान। तो दोस्तों अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था वो मोहम्मद हसन था, इसलिए ऑप्शन इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो अबुल हसन यमुनुद्दीन अमीर खुसरो 1262-1324, 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। नेक्स्ट प्रश्न, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। बताना है कि ये किस शासक के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के, अलाउद्दीन खिलजी के, कुतुबुद्दीन ऐबक के, या हर्षवर्धन के। दोस्तों अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो जब खिलजी के भतीजे और दामाद अलाउद्दीन ने 70 वर्षीय जलालुद्दीन का कत्ल कर सत्ता हथियाई तो भी वो अमीर खुसरो को दरबार में रखा। चित्तौड़ पर चढ़ाई के समय भी अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को मना किया, लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी से हथियाई और मुबारक शाह ने मलिक काफूर से। नेक्स्ट प्रश्न, महान हिंदू विधि निर्माता थे। बताना है कि महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे। कपिल, कौटिल्य, मनु या बादशाह ने। तो दोस्तों महान हिंदू विधि निर्माता मनु जी को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम पुरुष थे। प्रथम मनु का नाम स्वयंभू मनु था, जिनके संग प्रथम स्त्री थी शत्रुपा। ये स्वयंभू अर्थात स्वयं उत्पन्न, बिना माता पिता के उत्पन्न होने के कारण ही स्वयंभू कहलाए। इन्हीं प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री की संतानों से संसार के समस्त जनों की उत्पत्ति हुई। मनु की संतान होने के कारण वे मानव या मनुष्य कहलाए। स्वयंभू मनु को आदि भी कहा जाता है। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, निजामुद्दीन औलिया को, मोइनुद्दीन चिश्ती को, या नसीरुद्दीन महमूद को। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि सूफी समुदाय के जो संस्थापक थे वो मोइनुद्दीन चिश्ती थे, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की मज़ार अजमेर शहर में है। यह माना जाता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 536 हिजरी संबत अर्थात 1141 ईसा पूर्व पर्सिया के सिस्तान क्षेत्र में हुआ। अन्य खाते के अनुसार उनका जन्म ईरान के इस्फहान नगर में हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के खादिम भी पूर्वजों के वंशज हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। 570 ईस्वी में, 622 ईस्वी में, या 642 ईस्वी में, या 670 ईस्वी में। दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो 570 ईस्वी में हुआ था। डिटेल्स में पढ़ें तो मोहम्मद, इनका जन्म 570 ईस्वी, 8 जून 632 डेथ हो गई। इस्लाम के संस्थापक थे। इस्लामिक मान्यता के अनुसार वह एक भविष्यवक्ता और ईश्वर के संदेशवाहक थे, जिन्हें इस्लाम के पैगंबर भी कहते हैं, जो पहले आदम, इब्राहिम, मूसा, ईसा अर्थात येसु और अन्य भविष्यवक्ताओं द्वारा प्रचारित एकेश्वरवादी शिक्षाओं को प्रस्तुत करने और पुष्टि करने के लिए भेजे गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था।
1469 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में, 1499 ईस्वी में। तो दोस्तों गुरु नानक देव जी का जन्म जो हुआ था वो 1469 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो नानक कार्तिक पूर्णिमा 1469 जन्म हुआ था। 22 सितंबर 1539 सिखों के प्रथम आदि गुरु हैं। इनके अनुयायी इन्हें नानक, नानक देव जी, बाबा नानक और नानक शाह नामों से संबोधित करते हैं। नानक अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त और विश्व बंधु सभी के गुण समेटे हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न, ये हमारी आर्ट एंड कल्चर का आज का लास्ट क्वेश्चन है। चैतन्य ने शिक्षा दी भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की या सूफी मत की? दोस्तों चैतन्य जो शिक्षा दी थी वो भक्ति की शिक्षा दी थी। डिटेल्स में पढ़ें तो चैतन्य महाप्रभु जिनका जन्म 18 फरवरी 1486 को, मृत्यु 1534, वैष्णव धर्म के भक्ति योग के परम प्रचारक एवं भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इन्होंने वैष्णव के गौड़ीय संप्रदाय की आधारशिला रखी, भजन गायकी की एक नई शैली को जन्म दिया तथा राजनीतिक अस्थिरता के दिनों में हिंदू मुस्लिम एकता की सद्भावना को बल दिया। जाति पात, ऊंच नीच की भावना को दूर करने की शिक्षा दी तथा विलुप्त वृंदावन को फिर से बसाया और अपने जीवन का अंतिम भाग वहीं व्यतीत किया।